गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज, रांची, आप लोगों के लिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स ये चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, साझेदारी फर्मों के खाते आधारभूत। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप की, साझेदारी की। बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, व्यावसायिक फर्मों के प्रारूप। उसमें एक प्रारूप था एकाकी व्यवसाय, सोल ट्रेडिंग, एकाकी व्यवसाय। और अभी हमें पढ़ना है पार्टनरशिप। दोनों में कुछ डिफरेंस समझ लीजिए। पहले, सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो अल्टीमेटली या तो ओनर को ही मिलेगा या ओनर को ही बियर करना होगा। मतलब जो भी लाभ होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, वो सब का सब अकेले मालिक को मिल जाएगा, और जो हानि होगी वो भी अकेले मालिक को ही झेलनी होगी। इसके अलावा एक जो अकेला स्वामी होता है, अकेला ओनर होता है, सिंगल ओनर, उसकी कैपिटल अरेंज करने की कैपेसिटी भी, क्षमता भी लिमिटेड होती है, सीमित होती है। वो ज्यादा कैपिटल, ज्यादा पूंजी नहीं लगा सकता। बिजनेस एक रिस्क है, मतलब जो रिस्क भी है वो सिंगल ओनर, अकेले मालिक को ही झेलना है। इसलिए एक बढ़ता हुआ बिजनेस, एक बढ़ते हुए बिजनेस के लिए अच्छा रहता है कि बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब बात करें पार्टनरशिप है क्या, तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को आपस में मिलकर करते हैं और उससे होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटने को सहमत हो जाते हैं, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। Whenever two or more persons gathered to do a business and agree to share the profits or loss of the business among themselves is normally called partnership. साझेदारी के लिए भारत में एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये एक्ट है 1932 का, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इस अधिनियम की धारा 4 में, इस एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन दिया गया है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business which is carried on by all or any of them acting for all. साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय से होने वाले लाभों को आपस में बांटने के लिए सहमत हो चुके हैं, जिसे वे सभी या उन सब की ओर से कुछ लोग संचालित करेंगे। हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, परिभाषा की। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय से होने वाले लाभों को आपस में बांटने के लिए
सहमत हैं जिसे वे सभी या उन सब की ओर से कुछ लोग संचालित करेंगे। अब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन के बेस पर पार्टनरशिप के फीचर्स की, साझेदारी की विशेषताओं की। तो हम देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की विशेषताएं। तो साझेदारी की पहली विशेषता है, पहली खूबी है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति खुद अपने आप के साथ में किसी भी तरह की साझेदारी नहीं कर सकता है। अब अकेला आदमी है, खुद का पार्टनर कैसे बनेगा? तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हों, इस बात को लेकर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 साइलेंट है। मतलब कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए तो तय है, लेकिन अधिकतम कितने व्यक्ति साझेदार हों, इस बात को लेकर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में कुछ भी नहीं कहा गया है। परंतु कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 464 में कहा गया है कि साझेदारी फर्म में अधिकतम उतने व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं जितना कि अधिनियम में बताया जाएगा, परंतु यह संख्या कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स अधिनियम 2014 के रूल नंबर 10 में कहा गया कि वर्तमान में साझेदारी फर्म में अधिकतम 50 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 464 है वो ये कहता है कि पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम उतने मेंबर्स पार्टनर हो सकते हैं जितना कि एक्ट में प्रेस्क्राइब किया जाएगा, और ये जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है कुछ भी हो सकता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करे, लेकिन ये 100 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। इसके बाद 2014 में जो कंपनीज मिसलेनियस रूल्स एक्ट आया, उसके रूल नंबर 10 में कहा गया कि एट प्रेजेंट प्रेस्क्राइब्ड लिमिट 50 है। मतलब किसी भी साझेदारी फर्म में अधिकतम 50 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का हो या बैंकिंग का बिजनेस हो या कोई और बिजनेस हो। तो पहला फीचर है एटलीस्ट 2 पर्सन्स, कम से कम 2 पार्टनर होंगे, मैक्सिमम 50। कहां लिखा कि ये क्यों 50 हो गया है? सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स एक्ट 2014। दूसरा फीचर है एग्रीमेंट, समझौता। पार्टनरशिप का मेन बेस है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप समझौते पर, एग्रीमेंट पर आधारित होता है। जब तक समझौता बना हुआ है पार्टनरशिप कंटिन्यू करती है, समझौता खत्म पार्टनरशिप भी खत्म। ये जो समझौता है ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। मतलब समझौता मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, और दोनों का ही इंपॉर्टेंस है इन द आई ऑफ लॉ, इक्वल इंपॉर्टेंस। मतलब ओरल एग्रीमेंट है तो भी वैलिड है, उसका महत्व है, और रिटन एग्रीमेंट है तो भी उसका महत्व है। लेकिन ओरल एग्रीमेंट को कई बार न्यायालय में साबित करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है, ऐसा एडवाइस किया जाता है कि जब भी एग्रीमेंट बनाया जाए तो रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि लिखित समझौते को साबित किया जा सकता है। पार्टनर्स के बीच जो रिटन एग्रीमेंट होता है, लिखित समझौता होता है, उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड है ये सभी साझेदारों की सहमति से बनाया जाता है। मतलब विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप की दूसरी खूबी है एग्रीमेंट, समझौता। और मैंने ये पहले ही बता दिया कि एग्रीमेंट ओरल और रिटन, मौखिक या लिखित, दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है, और दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही वैध हैं।
मौखिक समझौते का भी उतना ही महत्व है जितना कि लिखित समझौते का है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं बिजनेस। पार्टनरशिप, साझेदारी जब भी होगी तो किसी व्यवसाय में होगी, बिजनेस में होगी। बिजनेस का मतलब क्या है? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना ही बिजनेस है। बीएसटी में आपने पढ़ा है ना? तो बिजनेस का मीनिंग वही है। और बिजनेस का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक लीगल एक्टिविटी, या ये हम कह सकते हैं लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इलीगल एक्टिविटीज हैं तो उसमें पार्टनरशिप नहीं हो सकता है, क्योंकि इलीगल बिजनेस को हम बिजनेस कहते ही नहीं है। बिजनेस जब भी टर्म यूज किया जाएगा तो लीगल सेंस में, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कानूनी तौर पर बिल्कुल वैध है। अब उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि ए, बी और सी मिलकर इलीगल आर्म्स, अवैध हथियारों का व्यवसाय कर रहे हैं, तो यह व्यवसाय नहीं कहा जाएगा। इनका जो ग्रुप है वो गैंग है। क्लियर? तो बिजनेस का मतलब यहां पर है लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी से। ठीक है? फिर आते हैं, अगला फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, लाभ का विभाजन, लाभ का बंटवारा। पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच बांटा ही जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी पार्टनरशिप फर्म में राम और श्याम दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट फर्म का 10,000 रुपया हुआ। मान लेते हैं समझौता हुआ था कि प्रॉफिट को राम और श्याम समान रूप से इक्वली बांटेंगे, तो 5,000 रुपया राम को मिलेगा, 5,000 रुपया श्याम को मिलेगा लाभ का। मतलब जैसा समझौता होगा उसी अनुसार पार्टनर्स के बीच लाभ का बंटवारा हो जाएगा। अगर समझौता हुआ है 50-50 का तो 50-50 होगा। अगर समझौता हुआ है 60-40 का तो 60-40 होगा। मतलब प्रॉफिट अगर 10,000 है और दो पार्टनर हैं और समझौता 60-40 का है तो एक पार्टनर को मिलेगा 6,000 रुपया, दूसरे को मिलेगा 4,000। अगर समझौता 80 और 20 का है तो एक को मिलेगा 8,000, दूसरे को मिलेगा 2,000। तो जैसा समझौता है उस तरीके से लाभ का बंटवारा हो जाएगा। अगला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल एजेंसी, जो कि पार्टनरशिप का रियल टेस्ट भी है। अगर कोई आपसे यह पूछे कि व्हाट इज द रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की वास्तविक कसौटी क्या है, किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्तियों का समूह है या ग्रुप ऑफ पर्संस है उनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं। डेफिनेशन में भी एक टर्म है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी के बीच में आपस में एजेंसी का संबंध होता है। हर एक पार्टनर एक दूसरे का मालिक और एजेंट दोनों होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए बी का मालिक भी है और बी का एजेंट भी है। उसी टाइम पर बी जो है वो ए का मालिक भी है और ए का एजेंट भी है। जब ए मालिक है बी का तो बी जो भी काम करेगा एजेंट के तौर पर उसके लिए ए जिम्मेदार होगा, और अगर ए एजेंट है बी का तो ए जो भी काम करेगा उसके लिए बी जिम्मेदार होगा। मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल भी है एज वेल एज एजेंट भी है। ये रिलेशन आपस में है, म्यूचुअल है। मतलब एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पर जो भी काम करेगा उससे फर्म के अदर पार्टनर्स भी बाउंड होंगे, वो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये जो म्यूचुअल एजेंसी है ये पार्टनरशिप का रियल टेस्ट है। आपस में प्रिंसिपल एजेंट का संबंध होना। हर एक पार्टनर बाकी लोगों का प्रिंसिपल है, मालिक है,
और उसी वक्त वो अदर पार्टनर्स का एजेंट भी है। मतलब अगर ए बी सी पार्टनर हैं तो ए मालिक है बी और सी का, इसका मतलब बी और सी एक एजेंट हुए। बी और सी जो भी काम करेंगे फर्म के बिहाफ पर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ए है। बी प्रिंसिपल है ए और सी का, मतलब बी मालिक है ए और सी का, ए और सी बी के एजेंट है। एजेंट के तौर पर पार्टनरशिप फर्म के लिए ए और सी जो भी काम करेंगे उसके लिए बी रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से सी मालिक है, प्रिंसिपल है, ए और बी उसके एजेंट हैं। ए और बी जो भी काम करेंगे फर्म के बिहाफ पर, फर्म के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सी होगा। अगला आ जाते हैं हम लोग, लास्ट जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब उनका दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व साझेदारी की एक खूबी भी है, या ये कहा जाए तो इसका बहुत बड़ा दोष भी है। मतलब आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, आपने क्या कैपिटल लगाया है, कितनी पूंजी लगाई है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट में आपको कितना हिस्सा मिलता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी है उसको चुकाने में पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो कम पड़ जाती है, तो फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं, महाजन हैं, लेनदार हैं, वो किसी भी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पर दावा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि फर्म को फ्यूचर में मान लेते हैं कभी लॉस होता है और फर्म की जो लायबिलिटी है फर्म उनका भुगतान करने में, चुकाने में असमर्थ हो जाती है, नहीं लौटा पाती क्योंकि फर्म को लॉस हो गया है। उस कंडीशन में फर्म के जो क्रेडिटर्स हैं, लेनदार हैं, महाजन हैं, वो किसी भी पार्टनर से यह कह सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति बेचे और पार्टनरशिप फर्म का जो कर्ज है उसे चुकाए। यही मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी का। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप डीड, जिसे हम हिंदी में साझेदारी संलेख कहते हैं। पार्टनर्स के बीच जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशंस लिखे होते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस agreed among the partners in written form is called partnership deed। साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है, समझौते के उस प्रपत्र को हम पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख कहते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड है, फर्म के जितने पार्टनर्स हैं सभी के कंसेंट से, सभी की सहमति से बनता है। मतलब जितने पार्टनर हैं सभी से राय मशवरा करके सभी की हामी से बनता है। इसमें फर्म के सभी साझेदारों के हस्ताक्षर होते हैं, सभी के सिग्नेचर होते हैं, और इसमें कोई भी बदलाव, चेंजेस अगर लाना है तो फर्म में जितने पार्टनर्स हैं उनके कंसेंट से ऐसा हो सकता है। ये जो पार्टनरशिप डीड है इसका रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा रहता है। व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है फर्म का नाम, एड्रेस, फर्म का बिजनेस,
कौन कौन फर्म में पार्टनर हैं, उनका नाम, पूरा पता, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल लगाया है, फर्म के प्रॉफिट में किस पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा। अगर फ्यूचर में कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में शामिल होना चाहता है तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है, मतलब अगर कोई साझेदार फर्म छोड़कर जाना चाहता है तो उसका हिसाब किताब किस तरीके से सेटल किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर की अचानक से मृत्यु हो जाती है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसके जो लीगल एयर्स हैं, विधिक उत्तराधिकारी हैं, उनको पेमेंट कैसे किया जाएगा। पार्टनर्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, कोर्ट में या कोर्ट के बाहर आपस में समझौता करके, मतलब आर्बिट्रेशन के थ्रू। तो ये सारी बातें मोटा मोटी पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं। और पार्टनर्स के बीच का जो समझौता है वो एग्रीमेंट के आधार पर ही तय होता है। जैसा एग्रीमेंट वैसा ही पार्टनरशिप का स्वरूप होता है। जैसे एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 80% ए को मिलेगा और 20% बी को मिलेगा। मतलब मान लिए फर्म में दो पार्टनर हैं, एक का नाम अमित है और दूसरे का नाम बिमल है, ए और बी, और समझौता हुआ है कि प्रॉफिट का 80% अमित को मिलेगा और 20% बिमल को मिलेगा। अब अगर फर्म का प्रॉफिट 1 लाख रुपया होता है तो एग्रीमेंट के अनुसार 80% 80,000 रुपया का लाभ अमित को मिलेगा और 20% 20,000 का लाभ बिमल को मिलेगा। अब हम बात करते हैं आगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स आपस में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं करते, या एग्रीमेंट करते भी हैं तो सर्टेन पॉइंट, सर्टेन मैटर, कोई निश्चित बिंदु उस पर बातचीत करना भूल जाते हैं। जैसे पार्टनर्स फर्म में अगर कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डीड में यह भी लिखा रहता है। अब जैसे मान लेते हैं कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल के अलावा कुछ पैसा अलग से लोन के तौर पर देता है, तो उस लोन पर पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सब पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा रहता है। पार्टनर्स अक्सर इन पॉइंट पर बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एग्रीमेंट बनाते समय किसी पॉइंट पर वो बात करना भूल जाएं। जैसे पार्टनर्स अगर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा ड्रॉ करते हैं, मतलब पार्टनर्स अगर ड्रॉइंग्स करते हैं तो उस ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं, इस तरह की बातें। तो व्हाट आर द प्रोविजंस which are applicable in the absence of any partnership agreement among the partners, or if the partnership deed is silent on certain matters। अगर साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ है या साझेदारी संलेख किसी बात पर चुप है तो साझेदारों के बीच कतिपय मामलों में समझौता किस प्रकार होगा। तो हम देखते हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब या तो पार्टनर्स के बीच कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ हो, या एग्रीमेंट हुआ है लेकिन कुछ बातों पर आपस में, मतलब एग्रीमेंट में उस बात को उठाना वे भूल गए हैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार कुछ नियम हैं जो कि लागू होते हैं यदि पार्टनर्स के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है अथवा
समझौता हुआ है, परंतु कुछ मामलों में साझेदारी संलेख चुप है। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने पहले बताया था कि प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स के बीच उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसा कि समझौता होगा, जैसा कि एग्रीमेंट होगा। जैसे ए और बी पार्टनर हैं, समझौता हुआ है कि 90% प्रॉफिट ए को मिलेगा और 10% बी को, तो प्रॉफिट होने पर ऐसा ही होगा, 90% ए लेगा और 10% बी लेगा। लेकिन अगर कोई समझौता नहीं हुआ है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, तो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब किसी साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है, इस बात पर ध्यान दिए बिना लाभ हानि बराबर बराबर बांट दी जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब मान लीजिए कि ए ने कैपिटल लगाया है 1 लाख रुपया और बी ने कैपिटल लगाया है 1000 रुपया, मान लीजिए, और प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा इस बात को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 होगा। ए यह नहीं कह सकता है कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया तो मुझे ज्यादा मिलेगा। समझे? प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पार्टनर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब साझेदार फर्म में जो पूंजी लगाते हैं, उस पूंजी पर साझेदारों को ब्याज तब दिया जाएगा जब ऐसा समझौता होगा। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर फर्म की ओर से किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड टू एनी पार्टनर ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर्स। साझेदार फर्म से अगर पैसा विड्रॉ करते हैं, गुड्स विड्रॉ करते हैं, मतलब पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स करते हैं, तो उस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट तब चार्ज किया जाएगा जब ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ हो। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शैल बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स। नो रेम्यूनरेशन in form of salary, commission or any otherwise shall be allowed to any partner। किसी भी साझेदार को किसी भी तरह का पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। और अंतिम है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर टू फर्म। यदि कोई साझेदार फर्म को पूंजी के अलावा कुछ पैसा लोन के तौर पर देता है, इफ ए पार्टनर एडवांसेस एनी अमाउंट टू द फर्म इन एडिशन टू द कैपिटल इन फॉर्म ऑफ लोन एंड इन द एब्सेंस ऑफ rate of interest on that loan, 6% per annum interest shall be allowed on loan advanced by partner to the firm। यदि कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल के अलावा लोन देता है, ऋण देता है, उधार पैसा देता है कैपिटल के अलावा अलग से, और उस लोन पर पार्टनर कितना इंटरेस्ट लेगा, किस दर से ब्याज लेगा, वो रेट अगर तय नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन में पार्टनर के लोन पर 6% की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाएगा, 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्लियर? तो हमने देखा रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के बीच कौन कौन से नियम लागू होते हैं? लाभ हानि बराबर बराबर बांटी जाएगी, पूंजी पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाएगा, ड्राइंग्स पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा, किसी भी साझेदार को
कोई वेतन कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है और उस ऋण पर किस दर से ब्याज लिया जाएगा यह तय नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में साझेदार के ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। थैंक यू। अगला टॉपिक इसके बाद के वीडियो में